सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आरबी पीओ प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। हम सबको लग रहा था कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं और हमारा जो एग्ज़ाम है वो पड़ गया 22 और 23 को ही। जिसका एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क का 21 को है, फिर आरबी पीओ प्रीलिम्स 22 को है। उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट फिर वही है कि मतलब पहले से यही था कि हमारा 21 और 22 पड़ सकता है। इस मामले में मैं थोड़ी-सी लकी हूँ, मेरे को 22 तारीख का जो दिन है वो मिल गया है। मेरा जो एग्ज़ाम है वो 23 तारीख को है फर्स्ट शिफ्ट में, तो मेरे पास 1 दिन का गैप रहेगा क्लर्क मीन्स और आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के बीच में। तो ये रहेगा मेरा वाला सीन। और जो मेरा एग्ज़ाम है 23 को फर्स्ट शिफ्ट में है और जो सेंटर पड़ा है वो थोड़ा दूर पड़ा है। अब तक जो पड़ रहा था उससे थोड़ा अलग पड़ा है, तो बट ठीक है, वो मैनेजेबल है, हो जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं आरबी प्योर प्रीलिम्स की, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस की बात तो एक ही दिन बचा हुआ है। इसका मतलब आरबी प्योर प्रीलिम्स हमें एसबीआई क्लर्क मेंस के साथ जो भी एक हफ्ता है उसमें मैनेज करके चलना ही है। तो अभी मैं एक दो मॉक टेस्ट स्कोर शेयर करूंगी जो मैंने आज दिए हैं आरबी प्योर प्रीलिम्स के, और उसमें क्या गलतियां की है नहीं की है, और बाकी मैं क्या कर रही हूँ आरबी प्योर प्रीलिम्स के लिए नहीं कर रही हूँ उसके बारे में। और आप में से जो एसबीआई क्लर्क मेंस देने जा रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो आरबी प्योर प्रीलिम्स देने वाले हैं 22 तारीख को और 21 को मेंस देंगे वो भी बताना, और जो 23 को देंगे वो भी बताना। सब बताना मेरे को जानने की हो ही रहती है कि कौन-कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है। और क्योंकि अपने आरबी पीओ प्रीलिम्स में सिर्फ 2 ही सेक्शन होते हैं और इन्हीं दोनों सेक्शन से हमें 55 से लेकर 60 मार्क्स तक निकालने होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाकी एग्ज़ाम से। बाकी एग्ज़ाम में हमारे पास इंग्लिश होती है तो थोड़ा मार्क्स उधर से बन जाता है, तो तीनों सेक्शन मिला करके हमें 55-60 तक पहुँचना पड़ता है, 60-65 वही। बट इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ रीजनिंग और क्वांट्स होती है और हमें उसी में से 55-60 मार्क्स निकालने होते हैं। हाँ, आई नो कि इसका लेवल थोड़ा आईबीपीएस पीओ और बाकी जो एग्ज़ाम्स है उससे थोड़ा कम रहता है, पर फिर वही है ना कि उतने कम टाइम में फिर हमें उतने सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब जैसे मैं मॉक दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं काफ़ी क्वेश्चंस बना रही हूँ रीज़निंग में, पर फिर वही है, इसमें से अगर 8 क्वेश्चन भी छूटे तो रीज़निंग में से 8 छूट गए तो क्वांट्स में से मैं कितने ही बना पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 25-30 बना पाऊँगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर प्रैक्टिस करने के लिए आप में से किसी को बुक्स चाहिए तो आई विल रिकमेंड पीडब्ल्यू की ये केवाईसी बुक। ये 5 बुक्स का बंडल रहता है, तो थोड़ा सा अफोर्डेबल पड़ जाता है। वैसे इंडिविजुअली भी ये बुक्स ले सकते हैं, बट इंडिविजुअली थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और डीआई की एक अलग से बुक दी हुई है, उसमें सिर्फ डीआई है। जो क्वांट्स की बुक है उसमें भी डीआई दी हुई है, पर एक अलग से भी डीआई की बुक है। तो अगर मैं कंटेंट दिखाऊँ तो इसमें जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए वो काफ़ी सारे दिए हुए हैं, साथ में थ्योरी भी दी हुई है, हिंट एंड सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो जहाँ भी किसी भी क्वेश्चंस में हम फंसेंगे वहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिख जाएगा। और साथ में ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि कौन से ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे गए थे, कितने कम पूछे गए थे, तो उसी हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा वेटेज देना है पढ़ाई करते टाइम पे, कौन से टॉपिक को कम वेटेज देना है। जैसे क्वांट्स का सेक्शन है, इसका इंडेक्स वाला सेक्शन है, इसमें क्वांट्स के अरिथमेटिक के भी टॉपिक्स हैं और डीआई के भी टॉपिक्स हैं, और साथ में थ्योरी भी है। तो जो भी चैप्टर्स कर रहे हैं उसका थ्योरी, पास्ट ईयर, प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगा। तो अभी अपने आगे काफ़ी सारे एग्ज़ाम लाइंड अप है, अगर आप में से किसी को परचेज़ करनी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, चेक कर लेना। और अगर मैं अपना बताऊँ कि मैं आईआरबी पीओ प्रीलिम्स के मॉक को कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, तो देखो सबसे पहले रीजनिंग खुलता है, तो मैं ना सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाती हूँ जो मेरे को बहुत ईजी लगते हैं या फिर मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे से बन जाएंगे, मैं इनको पहले बहुत बार ही कर चुकी हूँ। जैसे मिसलिनियस हो गया तो मिसलिनियस तो मैं पहले ही करती हुई चली जाती हूँ, लेकिन अगर इनकेस पहले मिसलिनियस नहीं आया, पहले पज़ल आ गया, तो अगर वो फ्लैट एंड फ्लोर वाली हुई तो मैं उसको पहली बार में तो नहीं करती, मैं उसको दूसरे राउंड में आके करती हूँ। तो मैं 2 राउंड रखती हूँ, पहले राउंड में मैं मिसलिनियस और वो पज़ल करती हूँ जो मैं बहुत फेमिलियर हूँ उनसे, मैं उसको करते टाइम पे फंसती नहीं हूँ यूजुअली, तो मैं वैसे वाले पज़ल उठाती हूँ। जैसे कि डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल हो गए तो मैंने वो उठा लिया, ईयर वाले हो गए जिसमें ईयर दिया होता है, आई मीन मंथ दिया होता है और डेज़ दिए होते हैं, वो उठा लिया। ऐसे वाले पज़ल्स होते हैं वो उठा लेती हूँ। लेकिन अगर फ्लैट एंड फ्लोर दिया हुआ है या फिर ज़्यादा वेरिएबल, या फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस क्वेश्चन में मेरे को फंसने के चांसेस हैं, ऐसा कभी कभी फील आ जाता है, तो वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको मैं छोड़ देती हूँ सेकेंड राउंड के लिए। तो जब मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, उसके बाद जाती हूँ मैं उन क्वेश्चंस पे और फिर जाके उन्हें अटेम्प्ट करती हूँ। चाहे मेरे को कितना भी लगे कि ये फ्लैट एंड फ्लोर बहुत ईजी है, मेरा ये बन जाएगा, मैं नहीं फंसूँगी, बट स्टिल मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे को बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, कि कहीं मैं फंस जाऊँ या कुछ हो जाए। और फिर क्या होता है ना कि प्रीलिम्स में अगर हम फंस गए ना और वो 2-3 मिनट बर्बाद कर दिए, तो फिर हाथ में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्पीड। हाँ, एक्यूरेसी भी है, मतलब दोनों ही चाहिए, बट स्टिल हम वेस्ट कहीं नहीं कर सकते टाइम।
तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना मेरे से हो पाए, मैं वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहती जो मेरे से हो सकते हैं। अगर छूट भी रहे तो वो छूटे जो मेरे से ना हुए, समझ रहे हो? कि बाद में ये दुख ना हो कि काश वो वाली पज़ल ना उठाई होती, वो वाली उठा ली होती, वो तो मेरे को आती थी, काश वो वाली उठा ली थी, ये सब ना करना पड़े। इसीलिए जो आते हैं मैं पहले वही निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ उन पे जो मेरे को नहीं आते हैं। फिर खुलता है क्वांट्स का सेक्शन, और क्वांट्स का सेक्शन तो मेरा वैसे भी बेकार जाता है, बट स्टिल मैं सबसे पहले जाती हूँ सिंप्लीफिकेशन पे, वन लाइनर्स पे, और उसके बाद फिर डीआई, और उसके बाद फिर अरिथमेटिक। अगर डीआई और अरिथमेटिक के मतलब सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है अरिथमेटिक आ जाता है डीआई से पहले, तो फिर मैं देखती हूँ कि अगर अरिथमेटिक मेरे को ऐसे दिख के लग रहा है कि हाँ बहुत इजी है, छोटा सा है, करने लायक है, तो मैं उसी टाइम निपटा देती हूँ और डीआई पे मूव ऑन कर जाती हूँ। मूव ऑन क्या होता है, डीआई पे चली जाती हूँ। उसके बाद अगर मेरे को लगता है कि हाँ डीआई भी हो गई है, फिर मैं अरिथमेटिक पे जाती हूँ। पर कभी कभी क्या होता है कि मैं डीआई छोड़ करके सिर्फ अरिथमेटिक बनाने लग जाती हूँ, तब जब मेरे को लगता है कि डीआई बहुत कैलकुलेटिव जा रही है और अरिथमेटिक जो है बहुत ईजी साइड पे है वैसे, तो ये ऑन द स्पॉट सब चीज़ें शफल करनी पड़ जाती हैं, ये देख करके कि कौन सा वाला जो पार्ट है वो ईजी आया है, कौन सा वाला थोड़ा कैलकुलेटिव आया या फिर थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाने वाला आया है। क्वांट्स में ही रहता है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ तो मेरा क्वांट्स का जो अटैम्प्ट है 22, 25, 27 ऐसा रहता है। बहुत रेयर मेरा 30 तक अटैम्प्ट जाता है मॉक्स में। तो अभी मैं 2-3 मॉक्स शेयर करती हूँ, जिसमें जो मेरा अभी रीसेंट का है, एक तो आज का है और बाकी जो 2 हैं वो कल का और एक उससे पहले यानी परसों का। तो आज, कल और परसों के जो 3 मॉक्स हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के, मैं वो शेयर करती हूँ। तो आज दिया था मैंने, फर्स्ट वाला मॉक दिया था फुल मॉक, तो जो इसमें मेरा स्कोर है ये वाला स्मूथ गया था मेरा पूरा का पूरा जो मॉक है ना, कहीं पे मैं अटकी नहीं, कहीं पे फंसी नहीं। बस हाँ एलआर जो लॉजिकल रीजनिंग है यानी वही रीजनिंग जो है, उसमें मेरा एक पज़ल था वो नहीं बना, उसमें मैंने टाइम दिया फिर भी, बट हाँ बाकी सब ठीक था। और ये कल परसों वाला मॉक है जिसमें मेरा स्कोर 55.75 आया है, और मेरा जो स्कोर है ना 55 के आसपास ही रहता है, मतलब 55, कभी 57, कभी 53 ऐसे। तो 55 ऑन एन एवरेज मेरा स्कोर रहता है। तो 62 तो आज बहुत टाइम बाद, आई मीन इतने दिन हो गए ना IBPS PO मीन्स ख़त्म हुए, उसके बाद से डेली ऑलमोस्ट एक फुल मार्क या फिर सेक्शनल जा रहा है, बट 62.75 या 60 प्लस स्कोर बहुत रेयर गया है। तो वही है कि अब कैसे भी करके ना इसको ना 62-65 तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि वैसे भी हमारी स्पीड थोड़ी ड्रॉप हो जाती है, और मेरी तो स्पेशली हो ही जाती है। रीज़न ये कि वहाँ पे ना पता नहीं क्यों जितनी स्पीड मेरी घर पे होती है ना, उससे 3/4 हो जाती है, पता नहीं क्यों। और ऊपर से फिर वहाँ का जो सिस्टम होता है वो भी बहुत स्लो चल रहा होता है, मैं भी बहुत स्लो सुलझी होती हूँ, तो सब गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए कम से कम 62 यहाँ पे मॉक में आएंगे ना, तो वहाँ पे 62 मतलब यहाँ पे 62-65 आएगा ना, तब जा कर के वहाँ पे थोड़ा 58 और 57 आएगा। बाकी फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह बहुत झंझट होता है भाई। Yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.